आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग भाग 22। इससे पूर्व भाग में हमने संसाधन किसे कहते हैं और मानव को संसाधन के रूप में किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र एवं कौशल है जिसके माध्यम से मनुष्य एक सुदृढ़ और समृद्ध रूप से आगे बढ़ सके और अपना जीवन और अपना आय का स्तर आगे बढ़ाते हुए समाज और देश के विकास में अपना योगदान किस प्रकार से दे सके। तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता किस प्रकार से उसकी बढ़ाई जा सकती है। तो किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता की जांच करने के लिए उसका साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्ति, उनका स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा कौशल प्राप्त है, उसी के आधार पर जनसंख्या की गुणवत्ता है वो निर्भर करती है और उसी के आधार पर देश की जो समृद्धि दर है वो भी निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या ही किसी भी देश की एक परिसंपत्ति होती है। तो हम जनसंख्या की गुणवत्ता के अंतर्गत सबसे पहले हम शिक्षा पर अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा वैसे कहा जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति के 4 आंखें होती हैं। तो किसी भी देश की जो शिक्षा है उससे व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति के निर्माण से वह समाज के विकास में योगदान देता है। जो जब समाज का विकास हो जाता है तो राष्ट्र का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले एक कहानी में पढ़ा था कि जो शकल की शिक्षा है वो शुरुआत में ही अच्छी रही थी, वो जीवन का प्रारंभ काल था और बाद में उन्होंने ज्यों-ज्यों अच्छी शिक्षा प्राप्त की तो उसके कारण उसको अच्छी नौकरी भी मिली और साथ ही साथ में उसको फल के रूप में अच्छा वेतन भी मिला, जिसके कारण शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत के रूप में उभर करके आया था। और इसी शिक्षा ने उसके लिए नए नए द्वार खोले। शिक्षा से ही उसके लिए नई आकांक्षाएं हुई और उसका जो जीवन का मूल्य था वह भी विकसित हुआ। न केवल इससे, इस शिक्षा से शकल को फायदा हुआ बल्कि उससे उसके समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान हुआ। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भी शिक्षा ने उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की प्रशासन की जो कार्य क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए सरकार के द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच सभी लोगों की आसानी से उपलब्ध हो सके, वह उनको ले सके, धारण कर सके और उसके माध्यम से उसकी गुणवत्ता प्राप्त हो, ऐसा प्रयास हमारी इस प्राथमिक शिक्षा में किया गया और विशेष रूप से इसमें लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। और इस निमित्त प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे भी प्रगति निर्धारित ऐसे विद्यालय है उसकी स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को भी इस शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए भी व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। हम देखते हैं कि शिक्षा परियोजना पर परिव्यय में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के लगातार इसमें बढ़ोतरी की गई, जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए व्यय किया गया था, वहाँ से यही व्यय को बढ़ा करके 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए वह बढ़ा दिया गया।
सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भी यदि हम देखें तो शिक्षा में जो व्यय किया गया वो 1951-52 के 0.64% से बढ़ा करके 2015-16 में 3% बजट के अनुमान से हो गया था। इसके पश्चात केंद्रीय और राज्य सरकारों के दस्तावेज भारतीय सरकार के अनुसार इसमें बढ़ोतरी होती गई और इसके द्वारा ये अनुमान 2017-18 में घट करके 2.7% बताया गया। इससे साक्षरता दर यदि हम इसमें देखें तो 1951 के 18% से बढ़ करके 2011 में ये जो साक्षरता है वो 74% हो गई। जब इसमें इतना सरकार के द्वारा फोकस किया गया, विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए, तो यह प्रयास सफलता के रूप में फलीभूत भी हो गए, इतनी बढ़ोतरी होगी। और साक्षरता प्राप्त होने से व्यक्ति का न केवल अधिकार है ये, बल्कि ये नागरिकों के द्वारा अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन कर सके और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। फिर भी जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच में इस मामले में भी हमको अंतर देखने में मिलता है। देखते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो साक्षरता दर है वह 16.6% अधिक है। और यदि हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय जो क्षेत्र है उसमें साक्षरता दर 16% अधिक है। यानी गाँव में अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में शहरों की तुलना में पिछड़े हुए, लेकिन इसमें इस बात में कोई शंका नहीं है कि ग्रामीणों में साक्षरता दर है वो बहुत तेज गति से बढ़ी है। वर्ष 2011 के केरल के कुछ जिलों में साक्षरता की दर 94% है, जबकि इन तुलना करें राज्यों के बारे में तो बिहार में 62% ही है। यानी ये भी राज्यों के बीच में भी अंतर पाया जाता है, शहरों और नगरों में भी अंतर पाया जाता है और पुरुषों और महिलाओं में भी अंतर पाया जाता है। वर्ष 2013-14 प्राथमिक स्कूल प्रणाली के भारत के 8.58 लाख से अधिक गांवों में फैली हुई है। दुर्भाग्यवश कहा जाएगा कि स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते पढ़ते ही बीच में अपना अध्ययन कार्य छोड़ देते हैं। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक नया अभियान आया जिसको कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य और स्थानीय सरकारें और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है सर्व शिक्षा अभियान। इसके साथ साथ में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए भी सरकार के द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ावा बढ़े, बच्चों के धारण और उसकी पोषण में भी सुधार हो, इसके लिए दोपहर का भोजन जिसको मिड डे मील कहा जाता है, ये योजनाएं क्रियान्वित की जाती है ताकि जो शिक्षा का जो स्तर है वह बढ़ सके और सार्वजनिक पहुंच, प्रत्येक व्यक्ति इस तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो सरकार की ऐसी नीतियों से देखा है तो शिक्षित लोगों की संख्या में निरंतर रूप से वृद्धि ही हो रही है। 12वीं योजना थी उसमें उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में भी 25.2% तक की वृद्धि हुई। 2017-18 एवं इसमें 30% और 20-21 तक भी इसमें लगातार आगे बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये विश्व में औसतन 26% से मिलती जुलती है। ये रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, शिक्षा का व्यावसायीकरण करना यानी व्यवसाय उन्मुख की शिक्षा देना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर इसका जो मुख्य बिंदु है ये केंद्र है।
योजना के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले भी शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने वाले ऐसे शिक्षण संस्थान तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। 1951 से 2015-16 के बीच में कॉलेज और विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि हुई है, और जिसके मामले में छात्रों के और अध्यापकों के नामांकन में भी बहुत अधिक मात्रा में वो वृद्धि हुई है। इस पुस्तक में एक सारणी दी गई है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। शिक्षा के बाद में आता है स्वास्थ्य। तो कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, या दूसरे शब्दों में कहें पहला सुख निरोगी काया। तो फर्म का उद्देश्य भी होता है लाभ को अधिकतम करना होता है। तो हर एक फर्म ऐसे व्यक्तियों को ही रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो स्वस्थ श्रमिकों के रूप में कार्य करता हुआ फर्म को अधिक से अधिक रूप में लाभ दे सके। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, ऐसे लोगों को कोई भी फर्म नहीं लेगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं हो सकता। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की पहली प्राथमिकता होती है। इसलिए आजकल सरकार इस बारे में विशेष ध्यान दे रही है। हमारी जो राष्ट्रीय नीति है इसका भी लक्ष्य था कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त ऐसे वर्ग जिनको सुविधाएं बहुत कम मात्रा में मिलती है, इस पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को और अच्छी तरीके से बनाना। पिछले 5 दशकों में भी भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में यदि हम देखते हैं तो इसको देखने में आया है कि व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा यानी एक व्यक्ति की औसत जो आयु है वो निरंतर रूप से बढ़ी है। 2014 में ये दर है वो 68.3 वर्ष हो गई। जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को देखें तो शिशु मृत्यु दर है 1951 में 1000 शिशुओं के पीछे 147 शिशु मौत के घाट उतर जाते थे। वहीं अब ये इन सेवाओं में बढ़ोतरी होने से 2016 में वो 34 तक आ गई। इसी अवधि में भी असंशोधित जो जन्म दर है वो भी गिर करके 20.4 और मृत्यु दर है वो 6.4 तक आ गई है। तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को और भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए एक प्रकार से उपयोगी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की एक उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा करना और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से ये जो शिशु मृत्यु दर है इसमें निरंतर रूप से कमी आई है, जो कि एक प्रकार से उपलब्धि है। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं आज भी नहीं है। सरकार इतना प्रयास करती है, फिर भी भारत में कुल मिलाकर के 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज संचालित है। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल सेवाएं आज भी देखने में मिलती है। इसके बाद आता है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का सीधा सा मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम करने का इच्छुक है, जो प्रचलित मजदूरी दर है उसके ऊपर वो काम करना चाहता है, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी उसको किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता है, तो उसको बेरोजगारी कहा जाता है। ये बेरोजगारी के 2 रूप हैं।
एक ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, वहीं नगरीय जो क्षेत्र है उसमें शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं? ऐसी जो बेरोजगारी जो मौसम के अनुसार पाई जाती है। जैसे विशेष रूप से हम ग्रामीण इलाकों में लें तो कृषि वाला क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिसमें वर्ष में 1 या 2 फसलें होती है। तो एक फसलें होती है उसमें केवल 4 माह का समय लगता है और शेष जो समय है 8 माह का, वहाँ व्यक्ति यूं ही बेरोजगार बैठा रहता है। या 2 फसलें जहाँ होती है वहाँ 8 महीने तक का काम होता है, शेष 4 माह तक व्यक्ति बेरोजगार बैठा रहता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। माना कि किसी भी व्यक्ति के खेत में इतनी खेती की गई जिसमें वो 4 व्यक्ति भी उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उस घर में सदस्यों की संख्या 6 है और 6 के 6 सदस्य भी यदि उस प्रकार का काम करते हैं, काम तो करते हुए वो नजर आते हैं लेकिन उत्पादन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि उन 2 सदस्यों को हटा भी लें तो भी वो 4 सदस्य ही काम कर लेंगे लेकिन उत्पादन उतना ही होगा। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। और जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी, अर्थात ऐसे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित हो गए हैं लेकिन उनको किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिलने के कारण वे यूं ही बैठे रहते हैं, तो उसको शिक्षित बेरोजगारी कैसे कहते हैं। तो बेरोजगारी की स्थितियां होने से जनशक्ति जो संसाधन है इसकी बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भी भावना आती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में भी समर्थन नहीं है। ये एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी होने से आर्थिक बोझ में भी वृद्धि होती है, जो कार्यरत जनसंख्या है उसके ऊपर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ जाती है, किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर भी रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से भी अलगाव भी इस प्रकार का होता है। तो इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि से मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ये संसाधनों की बर्बादी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकार से दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न स्तर की है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते हुए लगते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा लगता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते हैं, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई क्यों न हो। अपनी कमाई से ही वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। लेकिन जो भी उत्पादन होता है पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम में साझेदारी हो, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है। प्रत्येक परिवार से अधिक से श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य होने से देखने में आता है कि कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है वो खेती है। पिछले कुछ सालों में प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में भी कमी आई है, जो पहले 70 से 75 थी, आजकल 50 तक आ गई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में भी चला गया है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमानों पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है।
तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना आदि सरीकी विभिन्न नई सेवाएं भी सामने आ रही है। एक गांव की इसमें एक कहानी आती है जिसमें अनेक परिवार है। प्रत्येक परिवार इतना आराम से उत्पादन लेता है कि उससे सदस्य आराम से खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता है, आत्मनिर्भर है। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय के बाद वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त करके वापस गांव आ जाता है। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का एक नई प्रतिरूप नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में भी वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियर का एक नया काम सर्जित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हो गई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर के कुछ समय के बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य की चाह रख रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति भी की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय के बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को भी सिलाई का प्रशिक्षण दिया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरीके से देखने में आया कि एक दर्जी का नया काम सर्जित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़ा खरीदने के लिए दूर जाने वाला जो समय था, उस समय में भी अब उन लोगों की बचत होने लग गई। और इस प्रकार से यही एक गांव लोगों की अपनी नीतियों के कारण किस प्रकार से श्रेष्ठ हो गया, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी कुशलता से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। आइए अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बेरोजगारी से क्या आशय है। दूसरा है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तीसरा प्रश्न है, प्रसन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। आज का अंक यहीं तक। अगले अंक का कीजिए इंतजार। नमस्कार।